नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं इतिहास यानी भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास इस लेक्चर में देख रहे हैं हम। और यह प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है। और यह लेक्चर जो है बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित एक महत्वपूर्ण लेक्चर है आधुनिक भारत का इतिहास का। और इसमें देखें तो यह जो है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आर ओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, इसके अलावा बीपीएससी, एमपीएससी, जीपीएससी, यूकेपीएससी, आरपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, एसएससी, यूपीटीपीएससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित पेट 2025, इसके अलावा शिक्षक भर्ती यानी टीटी पीएचडी के लिए भी विषय वाइज महत्वपूर्ण हो सकता है आधुनिक भारत के इतिहास का यह लेक्चर। तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं यानी इसका इंट्रोडक्शन देख लें यानी इंडेक्स देख लें। तो यह है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ये जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाए गए हैं यहाँ पर सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखें तो मध्यकालीन भारत पर जो भी यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, इसको आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आधुनिक भारत के अंतर्गत देखें तो ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। वर्तमान लेक्चर देखें तो स्वतंत्रता आंदोलन को हम लोग देख रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय चरण को हमने देख लिया है। आज इस लेक्चर में देख रहे हैं तृतीय चरण जो गांधी युग के नाम से जाना जाता है और इसका आखिरी चरण हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर में स्वतंत्रता आंदोलन का तृतीय चरण। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पूर्व जो है पूर्व के लेक्चर का पूर्वावलोकन कर लेते हैं। तो इसमें देखें हमने जो चर्चा किया उसमें क्रिप्स मिशन 1942 को हमने विस्तार समझ लिया है। इसके अलावा इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह को भी हमने देख लिया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940-41 को हमने समझ लिया कि इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के स्टूडेंट से। और इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया था यानी किए थे। इसके बाद देखें तो इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है अगस्त प्रस्ताव 1940 यानी अगस्त में ही शुरू हुआ था, इसलिए अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1940 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पाकिस्तान प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव मार्च 1940 का, इसमें महत्वपूर्ण रूप से चर्चा कर लिया है। इसके अलावा देखें पूर्व के लेक्चर में हमने जो जानकारी दी थी उसमें देखें द्वितीय विश्व युद्ध और कांग्रेस के बारे में हमने महत्वपूर्ण रूप से जानकारी दी थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो भारत का वायसराय था यानी इसमें वायस लिन लिथगो था और उस दौरान जो कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष और सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अबुल कलाम आज़ाद जी थे। तो इसमें हमने महत्वपूर्ण रूप से चर्चा कर लिया है। और इसमें देखें तो आज़ाद हिंद फौज यानी इसमें आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA को हमने विस्तार समझ लिया। इसके संस्थापक हमने देखा कि इसमें कैप्टन मोहन सिंह द्वारा इसको गठित किया गया और इसकी घोषणा जो है रास बिहारी बोस जी ने किया था। और रास बिहारी घोष और बोस इतिहास में दो लोग महत्वपूर्ण है। रास बिहारी घोष को हमने देखा था कि इन्हीं के समय देखें जो है आपका 1907 में गर्म दल और नरम दल का विभाजन हो जाता है 1907 के शुरुआत अधिवेशन में। कि ये रास बिहारी बोस हैं जो कि INA से संबंधित है यानी इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित। इसी से मिलता जुलता एक और संगठन है IRA यानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी और इसके संस्थापक जो है वह मास्टर दा के नाम से महत्वपूर्ण जो सूर्यसेन जी हैं वो IRA के संस्थापक रहे हैं। इस पर विस्तार चर्चा कर लिया है। यहाँ पर INA के बारे में हमने महत्वपूर्ण से समझ लिया है। इसमें जो महत्वपूर्ण रूप से हैं वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनके राजनीतिक गुरु CR दास जी यानी चित्तरंजन दास जी थे जिनको देश बंधु के नाम से जानते हैं। और इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू। इस पर विस्तार चर्चा कर लिया। आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, इसमें सारी जानकारी दी जा चुकी है। इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने महत्वपूर्ण से जो भी जानकारी है सारी जानकारी को कवर लिखल गया है। और इसके बाद देखें तो इसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 को हमने समझ लिया है। बॉम्बे मैनिफेस्टो 1936 को भी हमने समझ लिया है पूर्व के लेक्चर में। इसके बाद देखें कांग्रेस का हरिपुरा त्रिपुरी अधिवेशन को हमने समझ लिया है। हरिपुरा अधिवेशन में गांधी जी स्वयं सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाते हैं, जबकि त्रिपुरी संकट के अंतर्गत जो है 1939 में द्वितीय विश्व शुरू होने के कारण जो है गांधी जी जो है सीतारामैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, जबकि सुभाष चंद्र बोस स्वयं अध्यक्ष बनना चाहते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसी गर्म दल के नेता को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए क्योंकि वो अपनी मांग को प्रबलता से अंग्रेजों के सामने रख सकते हैं या मनवा सकते हैं। तो इसमें जो है इसमें सीतारामैया की हार हो जाती है और इसमें राजेंद्र प्रसाद यानी इसमें त्रिपुरी संकट के अंतर्गत जब सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को नए अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाता है। शुरुआती में मौलाना आज़ाद भी इसमें अध्यक्ष के रूप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन अपना नाम वापस लेने के बाद गांधी जी ने सीतारामैया को अपना प्रत्याशी बनाते हैं। तो ये सारी जानकारी हम देख चुके हैं। विभिन्न प्रांतों में सरकार देखें
तो कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दिया था। 28 माह यह गवर्नमेंट चली थी और 8 प्रांतों में जो है 6 प्रांतों में शोरूम बनाए थे। इसके बाद 2 प्रांत जिसमें असम और पश्चिमी उत्तर प्रांत में कुल मिलाकर 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन किया था और यह जो शासन है 28 माह तक चला था, यानी 2 वर्ष और 4 महीने चला था। इसके बाद 1934 केंद्रीय विधानसभा चुनाव को देखा, प्रांतीय चुनाव 1937 को मैंने समझ लिया था। इसके बाद देखिए गांधी जी द्वारा हर जनों तो उठाए गए कदमों को हमने विस्तार समझ लिया पूर्व के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें देखें भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, यानी 9 अगस्त 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको समझते हैं इसमें। तो भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि देखें तो इसकी पृष्ठभूमि यहीं शुरू होती क्रिप्स मिशन जो मार्च 1942 में यही इसकी पृष्ठभूमि है, जिसमें देखें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। और इसको गांधी जी ने क्या कहा था, क्रिप्स मिशन आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। महात्मा गांधी ने जो क्रिप्स मिशन को कहा था, इसी के बाद देखें तो यह जो है महत्वपूर्ण भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। यानी इसमें देखें तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद कई जनसमूह स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अधीर थे। अलग अलग समूहों के अपने विचारधारा रणनीतियां थी। तो इसकी पृष्ठभूमि में यह है कि क्रिप्स मिशन वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा प्रस्तावित किया। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक यानी 14 जुलाई 1942 ईस्वी में संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी। यानी स्वीकृति कब दी थी? 14 जुलाई 1942 को स्वीकृति मिली और 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि जवाहरलाल नेहरू यानी भारत छोड़ो आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित, यानी इसका प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने लाया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा समर्थित था। यानी इसका समर्थन किसने किया था? वह सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रस्ताव आए थे जवाहरलाल नेहरू का। यह प्रस्ताव अगस्त में था। अगस्त में बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अनुमोदित किया जाना था। ग्वालियर टैंक बॉम्बे, आज की मुंबई में ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित इस बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, घोषणा की गई। 8 अगस्त को यह प्रस्ताव पारित हुआ और शुरू हुआ एक दिन बाद 9 अगस्त 1942 को। इसमें थोड़ी सी और जानकारी ऐड करते हैं तो देखें भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति, यानी भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महालड़ाई थी। यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महालड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। क्रिप्स मिशन के खाली हाथ भारत से वापस जाने पर भारतीयों को अपने छले जाने का एहसास हुआ। दूसरी ओर दूसरे विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां अत्यधिक गंभीर होती जा रही थी। जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, बर्मा, मलाया पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ने लगा। दूसरी ओर युद्ध के कारण वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ रहे थे, जिससे अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त होने लगा था। जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, यानी 5 जुलाई 1942 को हरिजन में लिखा, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। इसी के बाद जो है वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 का आता है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं वर्धा बैठक 14 जुलाई 1942 में संघर्ष गांधीवादी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी और इसमें क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद यह आया था। और इसमें 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। गांधी जी को संघर्ष का नेता चुना गया। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसमें दिया था। इसको अगस्त क्रांति के नाम से इसको हमने समझ लिया था। यह देखें तो इसमें यह है कि 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक यानी मुंबई में मौलाना आजाद अध्यक्ष थे में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया जिसे 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया। प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका सपोर्ट किसने किया था? हमने देखा कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो यह जानकारी जो है अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में रही। तो थोड़ी सी जानकारी इसमें वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को विस्तार कैसे समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि थे। तो गांधी जी ने कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा, यानी हालांकि जो है कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, लेकिन स्वीकार न किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा था गांधी जी ने, क्या कहा था उसको समझ लेते हैं, कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। अक्सर जहां पूछा जाता है कि किसने कहा था मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, तो यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। कब कहा था? तो यह वर्धा प्रस्ताव जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में अगस्त क्रांति की पृष्ठभूमि के रूप में उन्होंने कहा था। इसके बाद 14 जुलाई 1942 ईस्वी में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में गांधी जी के इस विचार को पूरा समर्थन मिला कि भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है जब अंग्रेज भारत से चले जाएं।
वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा के पूर्व 1 अगस्त 1942 ईस्वी को इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में तिलक दिवस मनाया गया। यहाँ देख सकते हैं 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। इस समय नेहरू ने कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं तथा ऐसी दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यानी 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। क्योंकि लंबे समय तक देखें तो 1940 से 1946 तक जो है अबुल कलाम आजाद ही अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और इस पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया है। तो अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, जिसको थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो, यानी डू और डाई का मंत्र यही इन्होंने दिया था, करो या मरो, जिसका अर्थ है भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर ढंग का प्रयत्न करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि आंदोलन गुप्त या हिंसात्मक न हो। आंदोलन ध्यान देना है कि आंदोलन गुप्त या हिंसात्मक न हो। उन्होंने कहा, आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को अब से स्वतंत्र व्यक्ति समझना चाहिए था, इस प्रकार कार्य करना चाहिए मानो आप स्वतंत्र हो। मैं स्वतंत्रता से कम किसी भी वस्तु संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। यानी इसी में गांधी जी ने इसी समय कहा था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही, कि मैं स्वतंत्रता से कम किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। गांधी जी के भाषण के बारे में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। यानी यही पट्टाभी सीतारमैया, जिनको 1939 में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध खड़ा किया था, तो वहीं कह रहे हैं कि जो गांधी जी भाषण दे रहे हैं उसमें यह डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी लिखते हैं कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। इसी भाषण के दौरान ही गांधी जी ने कहा था कि हम अपनी गुलामी अस्थायी बनाया जाना नहीं देख सकते। गांधी जी ने अपने भाषण में लोगों को जो निर्देश दिए उसके बिंदु को हम देख सकते हैं। यानी इसमें कौन कौन से निर्देश दिए? सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा घोषणा करें। राजे महाराजे भारतीय जनता की प्रभुता स्वीकार कर लें और रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राज्य का अंग घोषित कर दें। छात्रों से कहा कि वे पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त होने तक वे इस पर अडिग रहें। काश्तकारों को निर्देश था कि यदि जमींदार उनका साथ न दे तो वे कर न चुकता करें। 8 अगस्त की मध्यरात्रि के बाद ही सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। इसमें देखिए 9 अगस्त की सुबह इंपॉर्टेंट है कि यह 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। तो 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में, यानी ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो कब चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो गांधी जी को कहाँ पर रखा था? तो गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में, यानी पूना में हमने देखा था एरोदा जेल है जिसमें पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता जो कम्युनल अवार्ड था उसमें अंबेडकर जी और गांधी जी के जो समर्थित नेताओं जिसमें मदन मोहन मालवीय इत्यादि जी थे, तो गांधी जी उस दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन मालवीय जी और अन्य लोगों ने हस्ताक्षर किया था पूना समझौता। तो ये जो आपका आगा खां पैलेस है ये भी पूना में, ध्यान देना है कि गांधी जी इस दौरान पूना के आगा खां पैलेस में कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदाबाद के दुर्ग में रखा गया। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में था, मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। कांग्रेस को अवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। यानी इसमें ध्यान देना है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस को अवैधानिक संस्था घोषित कर ब्रिटिश सरकार ने संस्था की संपत्ति को जब्त कर लिया और साथ में जुलूसों को प्रतिबंधित कर दिया। सरकार ने इन कृत्यों को जनता, यानी सरकार के इन कृत्यों से जनता भड़क उठी और नेतृत्व विहीन होकर तोड़फोड़ में जुट गई। यानी इसमें देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जनता भड़क उठी और नेतृत्व विहीन होकर तोड़फोड़ करने में जुट गई। इस आंदोलन में हिंसा और अहिंसा का मिश्रण देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन को पूछा जाता है कि ये अहिंसात्मक था या हिंसात्मक था? ये दोनों था। हिंसा और अहिंसा का मिश्रण भारत छोड़ो आंदोलन में देखने को मिलता है। सरकार ने इसका कठोरतापूर्वक दमन किया। परिणाम स्वरूप इस आंदोलन में एक भूमिगत संगठनात्मक ढांचा भी तैयार हो गया। इस समय आंदोलन की बागडोर अच्युत पटवर्धन, अरुणा आशफ अली, सुचेता कृपनाली, राम मनोहर लोहिया, बिजू पटनायक और छोटू भाई खुंडाड़ी के हाथों में थी। हजारीबाग के सेंट्रल जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर इस आंदोलन की बागडोर संभाल ली थी। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इससे पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन से कौन से महत्वपूर्ण नेता इस वक्त जुड़े हुए थे जो भूमिगत रूप से कार्य कर रहे थे। तो इसमें देखा कि जो है उसमें अच्युत पटवर्धन थे, अरुणा आशफ अली जी थी, सुचेता कृपलानी थी जो कि बाद में है जो भारत के उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनती हैं सुचेता कृपलानी, और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनती हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनती हैं, आज जबकि उत्तर प्रदेश की चौथी यह मुख्यमंत्री बनती हैं।
तो यूपी स्पेशल मैंने विस्तार से चर्चा कर लिया। इसके बाद राम मनोहर लोहिया महत्वपूर्ण नेता बनते हैं कालांतर में बिरजू पटनायक जी, और छोटू भाई खांडे के हाथों में यह जो है भूमिगत रूप से यह आंदोलन जारी रखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। इन दिनों आंदोलन समाचार पहुंचना भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। इसमें सबसे रोमांचकारी कार्य बम्बई शहर के विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस रेडियो पर गुप्त संचालन था। यानी कांग्रेस रेडियो गुप्त संचालन कब किया जा रहा था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसके प्रसारण को मद्रास तक सुना जा सकता था। रेडियो प्रसारण का कार्य 14 अगस्त से, यानी ये देखिए 9 अगस्त है, इसके 6 दिन बाद रेडियो प्रसारण का कार्य 14 अगस्त से सर्वप्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ किया। यानी सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? उषा मेहता ने प्रारंभ किया। एक अन्य केंद्र बाबू भाई चला रहे थे, जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो में बोलते थे। नवंबर 1942 ईस्वी में पुलिस ने इसे खोज निकाला और जब्त कर लिया। इस अपराध में उषा मेहता और बाबू भाई को 4 वर्ष की सजा हुई थी। भारत की अंग्रेजी सरकार ने 13 फरवरी 1943 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए विद्रोह का पूरा दोष गांधी जी और कांग्रेस पर थोप दिया। गांधी जी ने इस बेबुनियाद दोषों को अस्वीकार करते हुए कहा, मेरा कर्तव्य अहिंसा की सीमा था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्येक अहिंसक सिपाही को कागज या कपड़े के टुकड़े पर करो या मरो का नारा लिखकर चिपका लेना चाहिए, जिससे यदि सत्याग्रह करते समय उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे इस चिन्ह के आधार पर दूसरे लोगों से अलग किया जा सके जिनका अहिंसा में विश्वास नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट यह बनता है कि गांधी जी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिद्ध करने के लिए सरकार से निष्पक्ष जांच करने की मांग की। सरकार ने इस ओर ध्यान न देने पर गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 ईस्वी से गांधी जी ने 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया था। और इसमें ध्यान दें कि इम्पोर्टेंट यह है कि सरकार की इस बर्बर नीति के विरोध में वायसराय के काउंसिल के सदस्य कौन थे? सर मोदी, सर एन सरकार एवं अर्डे ने इस्तीफा दे दिया था। गांधी जी को बाद में बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 ईस्वी को रिहा कर दिया गया था। इस बीच गांधी जी से उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनके निजी सचिव महादेव देसाई बिछड़ चुके थे। भारत छोड़ो आंदोलन की एक विशेषता यह थी कि इस दौरान देश के कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। तो इसके समानांतर सरकारों की स्थापना से पहले आंदोलन की प्रगति एवं प्रसार को देख लेते हैं। तो इसमें देखें, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी। हमने इसको ऊपर देख लिया। और इसमें देखें, प्रमुख केंद्र में पूर्वी यूपी, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक इसके प्रमुख केंद्र थे भारत छोड़ो आंदोलन के। इसके बाद इसमें देखें तो यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था। हमने देखा कि जो प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद जनता उग्र हो गई थी और यह नेतृत्व विहीन आंदोलन बन गया था। कांग्रेस रेडियो में उषा मेहता और लोहिया इसमें सम्मिलित थे। हमने इसको देख लिया। भूमिगत कार्य के नेता, यानी भूमिगत कार्य के नेता जो थे, इसमें पटनायक, अरुणा आशफ अली, सुचिता कृपलानी इत्यादि शामिल थे। आम जनता, उद्योगपति, छात्रों आदि ने पूर्ण सहयोग किया। इसमें आम जनता थी, उद्योगपति भी थे, छात्र थे, ने पूर्ण सहयोग किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। कांग्रेस प्रसारण स्टेशन बम्बई नासिक में था। और इसमें देखें, जेपी नारायण ने आजाद दस्ता का गठन किया था। यानी इसमें देखें तो जेपी नारायण जो थे, जयप्रकाश नारायण जो है, वो आजाद दस्ता का गठन किया था इसी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। समानांतर सरकार, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे थे। समानांतर सरकार में देखें तो बलिया में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार बनाए थे और तामलुक सतारा में समानांतर सरकार बनाए थे। इसको थोड़ा विस्तार कर लेते हैं। देखें, बलिया में प्रथम समानांतर राष्ट्रीय सरकार, यानी बलिया में प्रथम समानांतर राष्ट्रीय सरकार चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया और पड़ोसी गाजीपुर दोनों ही स्थानों पर थोड़े समय के लिए स्थापित की गई। बलिया में 10 पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद तामलुक देखें, तामलुक ये बंगाल में है। तामलुक बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में गठित राष्ट्रीय सरकार 1944 ईस्वी तक चलती रही। यहाँ की सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता है। तामलुक की 73 वर्षीय किसान विधवा मातंगनी हाजरा ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्रीय झंडे को ऊंचा रखा था। इसके बाद सतारा देखें तो सतारा की राष्ट्रीय सरकार सबसे दीर्घजीवी रही। ये 1945 ईस्वी तक कार्यरत रही। इसके नेता YV चौहान थे। आगे इसमें देखते हैं तो यह है कि गांधी जी, यानी इसमें ध्यान दें तो यह गांधी जी की अन्य आंदोलन की अपेक्षा इसमें अधिक हिंसा हुई। फिर भी गांधी जी ने आंदोलन वापस नहीं लिया। यानी गांधी जी का देखें प्रथम आंदोलन जो है वह चंपारण सत्याग्रह रहता है, जो किसानों संबंधित है। दूसरा देखें तो अहमदाबाद मिल मजदूर से होता है, मजदूरों संबंधित तो आंदोलन होता है, अहमदाबाद मिल मजदूर। और तीसरा आंदोलन जो होता है खेड़ा का होता है, यह भी किसान आंदोलन से संबंधित है। 3 महत्वपूर्ण आंदोलन के बाद देखें तो असहयोग आंदोलन शुरू होता है, लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद उसको स्थगित कर लिया था। इसके बाद 6 से 7 वर्ष तक गांधी जी का अज्ञातवास होता है। इसके बाद पुनः देखें तो सविनय अवज्ञा के रूप में जो है आंदोलन शुरू करते हैं गांधी जी 1930 में। और सविनय
सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो पृष्ठभूमि तैयार होती है, यानी शुरुआत में डांडी मार्च, जिसको साल्ट मार्च कहते हैं, यानी वहाँ शुरू होती है। इसके बाद देखें तो यह आंदोलन जो है 1942 का, यह जो सबसे बड़ा आंदोलन और अंतिम आंदोलन शुरू होता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। तो इसमें गांधी जी के अन्य आंदोलनों, अभी आंदोलन की चर्चा की कि अपेक्षा इसमें अधिक हिंसा हुई थी। आज जबकि देखें असहयोग आंदोलन जो था उसमें हिंसा होने के कारण उसको वापस कर लिया गया। चौरी चौरा की घटना को हमने विस्तार समझ लिया था, उसमें हिंसा हो जाने के कारण जो है गांधी जी ने उसको वापस कर लिया था। और इसमें जो है हिंसा और हिंसा दोनों मिश्रित थे, परंतु गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस नहीं लिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलन के दमन पर गांधी जी ने आगा खा पैलेस में 10 फरवरी 1943 तक उपवास रखा था। इसको मैं विस्तार समझिए। आगा खा पैलेस जो कि पुणे में है, यहीं पर जो है इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को भी रखा गया था। इसमें देख लेते हैं कि विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया क्या थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया को समझ लेते हैं। तो देखें इसमें यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन की कई दलों एवं लोगों ने आलोचना की। तत्कालीन भारतीय राजनीतिक दलों में साम्यवादी दल ने इसकी आलोचना की, मुस्लिम लीग ने भी भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की। यानी ध्यान देना है कि इसमें जो है साम्यवादी दल और मुस्लिम लीग ने इसकी आलोचना की। आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं वरन भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है। यानी इसमें जो आलोचना करने वाले में मुस्लिम लीग थे और साम्यवादी दल थे। मुस्लिम लीग क्यों क्या इसकी आलोचना की थी? तो लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना करते हुए लिखा था कि आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं वरन भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है। मुस्लिम लीग के नेताओं ने ऐसे ब्रिटिश सरकार की सहायता की। यह ध्यान देना कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के नेताओं ने जो ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। कांग्रेस के उदारवादियों को भी यह आंदोलन नहीं भाया। सर तेज बहादुर सप्रू ने इस प्रस्ताव को अविचारित तथा असामयिक बताया। राजगोपालाचारी ने भी इसकी आलोचना की थी। अम्बेडकर ने इसे अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागलपन भरा कार्य बताया था। हिंदू महासभा एवं अकाली दल ने भी इसकी आलोचना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन तात्कालिक रूप से असफल अवश्य रहा, क्योंकि इसमें भारत को स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकी, परंतु जन चेतना जगाने में इसकी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन ने विश्व के कई देशों को भारतीय जनमानस के आधार पर यानी जनमानस के साथ खड़ा कर दिया। चीन के तत्कालीन मार्शल चियांग काई शेक ने 25 जुलाई 1942 से उसको अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र में लिखा कि अंग्रेजों के लिए श्रेष्ठ नीति यह है कि वे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दें। रूजवेल्ट ने भी इसका समर्थन किया। सरदार पटेल ने आंदोलन के बारे में लिखा, भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों की प्रतिक्रिया पर हमें गर्व है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अगस्त के क्रांति सरकार के विरुद्ध प्रजा का विरोध था। इसकी तुलना का फ्रांस के इतिहास के बैलिस्टर के पतन से या रूस की अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है। इसी के बाद जो है आज़ाद हिंद फौज यानी INA का गठन होता है, जिसमें विस्तार से चर्चा कर लिया था। या INA का गठन जो होता है वह अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन के बाद यह इसकी घटना होती है। आज़ाद हिंद फौज संस्थापक सुभाष चंद्र बोस और समय 1943 में स्थान सिंगापुर रहता है। और हमने इसको आज़ाद हिंद फौज को कैप्टन देखें, कैप्टन मोहन सिंह द्वारा गठित किया था। इसमें विस्तार से चर्चा कर लिया था। इसमें एक महत्वपूर्ण रूप से जो शामिल थे वह रास बिहारी बोस जी शामिल थे।